देखिए, आपका ये इक्विटी चल रहा था और इक्विटी में आपका पहला सिद्धांत बताया गया था। पहला जो मेरा सिद्धांत कि साम्य किसी अपकृत्य को यानी कि किसी रांग यानी कि गलती कहिए या गलती यानी कि दोष को उपचार विहीन यानी कि रेमडी विहीन यानी कि बिना अनुतोष के नहीं रहने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूबी जस आईबी रेमेडियम। इसका मतलब हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विधिक अधिकार है और उस अधिकार का वायलेशन हो रहा है यानी कि उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भले कानून के तहत उसके लिए कोई उपचार या अनुतोष की व्यवस्था न हो, तो कानून से बाहर जाकर आपका जो इक्विटी के आधार पर न्यायालय उस मामले में पीड़ित को उपचार प्रदान करते थे। और इसके लिए हमने 3 कंडीशन बताई थी। और वह जो कंडीशन पहली थी कि राइट भी है, रेमडी भी है, लेकिन रेमडी सफिशिएंट नहीं है, तो साम्य के आधार पर न्यायालय उस कमी की पूर्ति कर देते थे। दूसरा, जहां राइट तो है लेकिन रेमडी ही नहीं है, तो न्यायालय विधि से बाहर जाकर रेमडी आपका प्रदान करते थे, यानी कि अनुतोष या रिलीफ या अधिकार की रक्षा करते थे। और तीसरा हमने बताया था कि आपका राइट भी है, रेमडी भी है, यानी कि अधिकार भी है, उपचार भी है, लेकिन प्रक्रिया कठिन है या कठोर है, और कठोर प्रक्रिया के कारण रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्रोसीजर को न्यायालय शिथिल कर देते थे, कुछ आसान बना देते थे। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण आपका पीआईएल है। हमने इस पर उदाहरण भी बताया था। लोकस स्टेंडाई के नियम को थोड़ा वीक किया गया, शिथिल किया गया, और तब लोकहितवाद का जन्म हुआ। ये हम बता चुके हैं। अब भारत में कहाँ कहाँ ये सिद्धांत अप्लाई किया गया है, ये ज़्यादा इस समय पूछ रहा है, तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपका आर्टिकल आपका 142 देख सकते हैं। फिर आपका जो देख सकते हैं सीपीसी की धारा 151, फिर सीआरपीसी की धारा 482। ये जो 2 धाराएं और एक आर्टिकल है, ये शुद्ध रूप से इसी पर आधारित है कि अगर कहीं कोई प्रावधान न हो, तो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर जो उचित लगे, इक्विटी के आधार पर फैसला सुना सकता है। आइए, दूसरा सिद्धांत काफ़ी बड़ा है। जो हम शुरुआत किए थे, भूमिका भी अभी ज़्यादा नहीं बन पाई थी। ये जो दूसरा प्रिंसिपल हम इक्विटी का बता रहे हैं, यहाँ से आपका पिछली बार जो बिहार में क्वेश्चन बना था वह पहले हम देख लें, उसके बाद आपका और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है बिहार के तर्ज पर, ये भी हमें देखना है। और एक एक सिद्धांतों को देखना है। और एक क्वेश्चन आपका मान के चलिए, चाहे टीपीए में बन जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट भी बिहार ने बनाया था, आपका पिछली बार 64 और 65 में बनाया था, यानी कि आपका इक्विटी से भी क्वेश्चन यहाँ मिलेगा और अन्य कानूनों से भी आपका क्वेश्चन मिलेगा। आपका सीपीसी से मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट से, न्यास से, एसआरए से, फिर आपका तमाम कानून इसमें जुड़े हुए हैं जो सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आपका सिद्धांत ये है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने राइट की मांग करने के लिए कोर्ट में जाता है और साम्य के आधार पर, यानी कि
आपका इक्विटी के आधार पर न्यायालय से ये मांग करता है कि न्यायालय हमारे अधिकार की रक्षा करे, यानी कि जो हमारा है उसे हमें न्यायालय दिलवाए, तो साम्य ये कहता है कि आप अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, लेकिन जो विपक्षी का अधिकार है वह भी आप देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। यानी कि आपका साम्य में पारस्परिकता होती है, रिसिप्रोकल कहिए, रिसिप्रोकल कहिए आप। रिसिप्रोकल मने पारस्परिकता। पारस्परिकता का मतलब ये हुआ कि दोनों हाथों से ताली बजती है। इसका मतलब ये हुआ कि वादी ये नहीं कह सकता कि जो मेरा अधिकार है मुझे न्यायालय दे दे, और प्रतिवादी को ये कहे कि वह अपना अधिकार हमसे न मांगे, अगर मांगना हो तो जाकर अलग से मुकदमा करे, ये संभव नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ अपना है उसे हक से मांगिए, लेकिन जो विपक्षी पक्षकार का अधिकार है उसे भी आप देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। जर्मी बेंथम भी इसका सपोर्ट करते हैं, और जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि विधि का यह एक स्टेब्लिश रूल है, एक विख्यात सुस्थापित नियम है, स्थापित नियम है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। तो आइए देखा जाए, जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति इक्विटी के आधार पर न्यायालय से अपने फेवर में फैसला चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरे पक्षकार का अधिकार है वह भी वह देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। ये नहीं हो सकता इक्विटी के तहत कि अपना हक मांगिए और दूसरे का हक देने के लिए इनकार कर दीजिए। अब इसी को आपका देखिए कहाँ कहाँ कानून में समाहित किया गया है। आपका कानून में आपका कहाँ कहाँ समाहित किया गया है, तो सबसे उत्तम उदाहरण हमने गुरु चेला पर भी बताया था। तो फिर वहीं आपका देखा जाए गुरु चेले का। देखिए फिर हम उदाहरण बता रहे हैं, ए गुरु है और बी चेला है। अब हुआ क्या कि बी के पास एक घोड़ा था। इस घोड़े की कीमत 1 लाख थी, और गुरु ने चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दिया, यानी कि दबा दिया, कुचल दिया या अधिशासित कर दिया। जो बेरेट की भाषा है, अधिशासित कर दिया, और अधिशासित करके अनजस्ट आपका बेनिफिट उठाया, उचित नहीं बल्कि अनुचित। और 1 लाख का घोड़ा गुरु ने कितने में खरीद लिया, 1,000 में। अब ये पहले संविदा अधिनियम में जाइए, और संविदा अधिनियम की डायरेक्ट बिहार में पिछली बार क्वेश्चन बना था कि ये जो समस्या है ये किस सेक्शन से संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा 16 से, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित असर या असम्यक असर कहिए या बुरा प्रभाव कहिए। यानी कि गुरु ने चेले पर अनुचित दबाव डाला, बुरा प्रभाव डाला, असम्यक असर डाला है, और चेले की इच्छा को दबाकर जो 1 लाख का घोड़ा था वह 1,000 रुपये में ही खरीद लिया है। ऐसी कंडीशन में ये संविदा वाइडेबल होगी, यानी कि आपका ये संविदा शून्यकरणी होगी। शून्यकरणी भी बिहार में पिछली बार क्वेश्चन आया था, यानी कि बिहार का दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं साम्या में ही पढ़ाते समय। ये बिहार में दूसरी बार ये भी क्वेश्चन आया था कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। शून्यकरणीय संविदा का मतलब ही यही हुआ कि एक पक्षकार को केवल विकल्प होता है, या तो वह संविदा को प्रवर्तित कराए या संविदा का विखंडन कराए, यानी कि संविदा को कैंसिल कराए,
तो इस उदाहरण में बताइए किसको विकल्प मिलेगा? केवल चेला को। या तो शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाए तो सब कुछ सही है, या दूसरा उपाय यह है कि चेला जल्दी से जल्दी न्यायालय में जाए और गुरु और चेला के बीच की संविदा को रद्द कराए और रद्द कराने के बाद ये मांग करे कि हजूर हमारा घोड़ा वापस दिया जाए। अब यही आपका साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन कराना है। यानी कि जब चेला अपना अधिकार मांग रहा है और ये कह रहा है कि हमारा घोड़ा जो गुरु ने खरीदा वह गलत दबाव देकर खरीदा, अतः हमें हमारा घोड़ा वापस किया जाए, यानी कि चेला अपना अधिकार मांग रहा है, तो कानून ये कहता है कि चेले को भी गुरु का अधिकार देने के लिए तत्पर और तैयार होना चाहिए। यानी कि चेले ने जो गुरु से लिया है वह भी चेला क्या करे? वापस करे। तो कितना पैसा लिया है? 1,000। तो आपका जो 1,000 चेले का भी कर्तव्य है कि वह 1,000 रुपया किसको वापस कर दे? गुरु को। इसी को कहा जाता है कि चेला अपना अधिकार मांगे लेकिन गुरु का भी अधिकार देने के लिए तत्पर और क्या रहे? तैयार। यानी कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहिए? तैयार। यही इस साम्या के पहले तो अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में आपका मैक्सिम दिया है और उसका अर्थ पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना अधिकार मांगिए लेकिन दूसरे का अधिकार भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए? तैयार। अब ये समस्या है कि जब इक्विटी कोर्ट आपका इस सिद्धांत की उत्पत्ति किए तो आखिर अब समस्या ये है कि आखिर ये सिद्धांत किन किन मामलों में साम्य न्यायालयों ने लागू किया। यानी कि इस आधार सूत्र का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि यह आधार सूत्र किन किन मामलों में साम्य के न्यायालयों ने, यानी कि इंग्लैंड के साम्य के न्यायालयों ने किन किन मामलों में इस सिद्धांत को अप्लाई किया, लागू किया। और अंतिम आपका पढ़ना है कि भारत में यह सिद्धांत आपका जो कानून भारत में है उसमें किन किन धाराओं में समाहित है। तो जितनी धाराएं भारत में हम बताएंगे उसमें क्या दिया गया है वह भी दो दो लाइन हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयोज्यता देखिए, यानी कि साम्य न्यायालयों ने इस सिद्धांत को किन किन मामलों में लागू किया। तो वह 8 मामले हैं। यानी कि टोटल कितने मामले हैं? 8। अब एक एक करके देखिए, आपका वही 4-4 लाइन आपको समझना है। पहला है व्यवस्थापन के लिए पत्नी का इक्विटेबल राइट, यानी कि आपका सामयिक अधिकार। देखिए इंग्लैंड में आपका मध्यकाल में क्या नियम था, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इंग्लैंड में आपका नियम ये था कि जो पत्नी की प्रॉपर्टी होती थी वह पत्नी की न होकर पति की होती थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी के पास जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर जो अधिकार होता था वह पति का होता था। ऐसी दशा में पति न्यायालय से ये मांग कर, मान लीजिए कि न्यायालय से पति ने मांग किया कि ये मेरी संपत्ति है क्योंकि मेरी पत्नी की है, अतः मुझे दिया जाए, और पति उस संपत्ति को बेचना चाहता था या दान देना चाहता था इत्यादि। तो यहाँ न्यायालय ये कहते थे कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। यानी कि पति पर ये भार डालते थे कि तुम पत्नी की संपत्ति तो लो
लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। तुम पत्नी के अधिकार की को भी मान्यता दो। तो पत्नी का क्या अधिकार है कि और बच्चों का क्या अधिकार है कि वह पति से, यानी कि बच्चे अपने माता पिता से और आपका पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, यानी कि रख रखाव या गुजारा भत्ता या भरण पोषण की मांग करने की हकदार है पत्नी। तो जो इक्विटी कोर्ट थे, न्यायालय थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम ये किया कि पति जब मने मांगता था संपत्ति पत्नी की, तो पति पर ये जिम्मेदारी लाद दी जाती थी कि तुम संपत्ति लो, यानी कि तुम अपना अधिकार क्या करो, मांगो। लेकिन जो पत्नी और बच्चों का अधिकार है मेंटेनेंस का, उसको भी तुम देने के लिए तत्पर और क्या रहो, यानी कि तब तक तुम्हें पत्नी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम पत्नी का मेंटेनेंस की व्यवस्था न कर दो, गुजारा भत्ता की व्यवस्था न कर दो। लेकिन यह जो नियम था कि पत्नी की संपत्ति पति की संपत्ति मानी जाती है, इस नियम को बाद में कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया, मैरिड वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि अब ये सिद्धांत कि पत्नी की प्रॉपर्टी पति की होगी, अब इंग्लैंड में लागू वर्तमान में नहीं होता, लेकिन आपका मध्यकाल में लागू होता था। यानी कि अब इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून बनाकर जो पत्नी की प्रॉपर्टी थी, उसकी पूर्ण स्वामिनी किसको मान लिया गया है? पत्नी को। थोड़ा भारत में जोड़िए तो आप। 34 नहीं भाई, भारत में जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें स्त्री धन दिया है। यानी कि आपका एक वोमेन स्टेट होता था, स्त्री संपदा होती थी, जिस पर कि पत्नी का आंशिक अधिकार होता था। लेकिन अब आपका स्त्री संपदा जैसी कोई बात नहीं है, और जो भी आपका पत्नी के पास प्रॉपर्टी है, वह स्त्री धन है। स्त्री धन का मतलब ये हुआ कि पत्नी वर्तमान समय में भारत में भी पूर्ण स्वामिनी है, अर्ध नहीं। भाई आपका कानून बदल गया है, और 1956 के बाद बताया जाएगा वो तो। आपका धारा देखिए 14 है कि 15, 14 है ना, एक बार देख ले भाई, गलत ना हो ना, नहीं तो। एक सेकंड भाई, सेक्शन गलत ना हो ना, स्त्री धन। हम्म, 14 है ना। देखिए सेक्शन आपका ये 14 है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में 14 में ये प्रावधान किया गया है। और आपका पूछा भी जाता है स्त्री धन और स्त्री संपदा, तो अब स्त्री संपदा नहीं रही। फिर एक बार लास्ट में देखिए, जो स्त्री संपदा होती थी, उस पर जो स्त्रियों का अधिकार होता था 1956 के पहले, वह सीमित होता था। यानी कि उस संपत्ति तो वह रखती थी, लेकिन बेचने या सेल करने इत्यादि का उसे राइट नहीं होता था। लेकिन अगर स्त्री धन है तो उसकी पूर्ण स्वामिनी होती थी, चाहे चाहे उसकी मर्जी जो करे उस धन के बारे में कोई रोक टोक नहीं थी। बेच भी सकती हैं, दान दे सकती है, नष्ट कर सकती है, बंधक रख सकती थी, पट्टा रख सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था। फिर आगे बढ़े, यानी कि पहला हमने बताया कि जहाँ की ये सिद्धांत साम्य न्यायालयों ने उस समय लागू किया था, लेकिन वर्तमान में इस नियम का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये नियम अब समाप्त हो गया है, और इंग्लैंड में स्त्रियों के पास जो प्रॉपर्टी है,
पत्नियों के पास जो नाम से उनके प्रॉपर्टी हैं वह पूर्ण क्या बना दी गई है, स्वामी। अब पति को अधिकार उस पर नहीं होगा। भारत में भी वही नियम है, धारा 14 याद रखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। दूसरा देखिए आपका अनुचित सौदा, अनफेयर बार्गेनिंग कहिए या अनुचित सौदा या आपका अयुक्तियुक्त सौदा हम कहते हैं। अब आपका यानी कि ऐसा बार्गेनिंग, ऐसी सौदेबाजी जो रीजनेबल न हो, उचित न हो। अब आपका उचित कौन सा ऐसा सौदा है जो उचित नहीं है, यह आप देखिए। यानी कि जब कोई संव्यवहार या ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच होता था और वह संव्यवहार देखने से ही यह प्रतीत होता था, यानी कि प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टया देखने से ही ये लगता था कि ये जो संव्यवहार है वह अनुचित है, अनजस्ट है, यानी कि यह उचित नहीं है। तो न्यायालय ऐसी कंडीशन में आपका उस अनुचित संव्यवहार को रद्द तो करते थे, कैंसिल करते थे, लेकिन जो लाभ आपका लिया था व्यक्ति यानी कि वादी से ये कहते थे कि तुम प्रतिवादी से जो लाभ लिए हो, डिफेंडेंट से जो लाभ लिए हो, उसे तुम उसको क्या कर दो, वापस। अब आइए इसको समझने के लिए दो तीन उदाहरण आप अच्छा देखिए, फिर हम एक बार बता दें इसको। आपका जो अनुचित संव्यवहार होते थे, जब साम्य न्यायालय उन संव्यवहारों को कैंसिल करते थे तो प्लेंटिफ या वादी से ये कहते थे कि जो तुम प्रतिवादी या डिफेंडेंट का लिए हो उसको क्या कर दो, वापस। हाँ, ये है कि भाई अब एक उदाहरण देखिए आपका, मान लीजिए ए साहूकार है और बी किसान है। साहूकार ने किसान को 100 रुपये आपका उधार दिया और ब्याज की दर लगा दी आपका 50%। अब आप लोग बताइए, सामान्यतः सामान्यतः आपको क्या लगता है, अगर ये संव्यवहार, ये ट्रांजैक्शन आपके सामने रखा, अगर ये संव्यवहार आपके सामने रखा जाए और आपसे ही पूछा जाए कि बताइए क्या जो ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये जो संव्यवहार है, ये आपकी नज़र में जस्ट या उचित है कि नहीं, तो कोई भी आम आदमी यही कहेगा कि ये जो संव्यवहार है ये उचित नहीं है, कैंसिल करने लायक है, क्योंकि सामान्य वे में कोई भी व्यक्ति 50% या 100% ब्याज पर पैसा उधार नहीं ले सकता। तो जो व्यक्ति पैसा, अब एक उदाहरण बना लिया जाए इसी पर, मान लीजिए ए उधार लिया है 20 है आपका 100 रुपया और ब्याज की दर 100% वार्षिक, तो कोई भी कहेगा कि ये तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि भाई 2%, 4%, 5% और वर्तमान में जो कानून है सामान्यतः आपका, इसी में याद रखना दमदूपत का सिद्धांत आपका जो ब्याज से रिलेटेड है, आपका दमदूपत का सिद्धांत ये कहता है कि दमदूपत का सिद्धांत हिंदू लॉ से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से ही है। फिर आपका सामान्यतः जो ब्याज की दर होती है वह 6% वार्षिक होती है, लेकिन कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है तो इस समय जो संशोधन करके 2015 में आया है सीपीसी में कि ब्याज की दर 18% हो सकती है, यानी कि 18, सामान्यतः 6, लेकिन वर्तमान समय में अगर कॉमर्शियल मने डिस्प्यूट है तो वर्तमान समय में अधिकतम 18%, 18% हो सकती है। और इसमें तो जो आपका कह सकते हैं कि ब्याज की दर है सीधे 100%।
तो अब न्यायालय करते क्या थे, ध्यान से देखिए भाई। मान लीजिए अब ये आता है कि हजूर ये जो सौदा है यानी कि ये जो बारगेनिंग है या ये जो ट्रांजैक्शन है वह अनुचित है, और इस ट्रांजैक्शन को आप क्या करिए, रद्द करिए। अब समस्या ये है कि बी से ए ने 100 रुपया तो मूलधन लिया ही है और ब्याज की दर लगाया गया है 100%। तो न्यायालय ए से कहता था कि हम ये सौदा रद्द कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्याज की दर है ये अनजस्ट है, अनुचित है। लेकिन जो तुम 100 रुपया लिए हो उसको तो मूलधन को तो क्या करो भाई तुम, ठीक है तुम अपना हक मांग रहे हो कि संव्यवहार क्या किया जाए, रद्द किया जाए, अपना अधिकार मांगो। लेकिन जो बी का तुम 100 रुपया लिए हो ये मूलधन तो कम से कम क्या करो, वापस ब्याज न दो। हाँ, इसमें इस मामले में अब कानून थोड़ा भारत में बदला है, और भारत में जब भी आप पढ़िए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट की धारा 19 ए पढ़ना पड़ेगा, एविडेंस की एक धारा पढ़नी पड़ेगी 111, यानी कि आपका कह सकते हैं कि संविदा अधिनियम की धारा 16, फिर आपका संविदा अधिनियम की धारा 19 से एक क्वेश्चन आपका बना था, इसको हम बताएंगे अभी। फिर एविडेंस की धारा आपको कौन सी पढ़नी पड़ेगी, 111, और इसी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की धारा पढ़नी है वह आपका 64, एक सेकंड, शून्यकरण सेक्शन ही भूल जा रहा है आज। हाँ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो शून्यकरण किस में है, नहीं तो उसमें अलग अलग है ना, शून्य किस में है और शून्यकरण ये क्या, 64 पढ़ना पड़ेगा भाई, एक बार देख। 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए भाई तब चलेगा, जबरदस्ती सेक्शन भूल जा रहा है, भूलना नहीं चाहिए ना। 10-12 मिनट रेस्ट ले लीजिए, अभी साम्य ही चलेगी भाई। जब सेक्शन इधर उधर हो रहा है तो साम्य का सिद्धांत चल रहा था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत में हमने बताया था कि आपका जो एप्लीकेशन यानी कि साम्य न्यायालयों ने इस सिद्धांत को कहाँ कहाँ लागू किया, किन किन मामलों में लागू किया, और जिन जिन मामलों में लागू किया वर्तमान में स्थिति क्या है उन मामलों में, वो भी साथ साथ बताया जा रहा है। तो पहला हमने बताया था एप्लीकेशन कि व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति पत्नी की प्रॉपर्टी पाना चाहता था तो इक्विटी न्यायालय पति पर दायित्व अधिरोपित करते थे कि तुम पत्नी के मेंटेनेंस की व्यवस्था करो, यानी कि पति अपना अधिकार मांगे लेकिन पत्नी का भी अधिकार देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। यही दूसरा हम बता रहे हैं आपका अनुचित, आपका समव्यवहार या अनुचित सौदा या अनफेयर बार्गेनिंग या अनुचित ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं समव्यवहार। अनुचित समव्यवहार कैसे हो सकता है, इसका एक उदाहरण हमने बताया था आपका, ये मैंने एक उदाहरण हम बताए थे अभी आपका, ये उधार वाला। लेकिन अब दूसरा उदाहरण देखिए कि अनुचित समव्यवहार कैसे हो सकता है। भारतीय कानून में आखिर इस प्रावधान को कहाँ कहाँ समाहित किया गया है, ये हमें एप्लीकेशन देखना है। इसके लिए आपका संविदा अधिनियम की 3 धाराएं देखनी है, एक आपका 16, फिर 19 ए और 64, और इसी के साथ आपका देखना है प्रिजम्पशन के बारे में, उपधारणा के बारे में,
और वह जो आपको देखना है, एविडेंस की धारा एक तैयार करनी पड़ेगी 111। अब देखिए 111 पर पहले चला जाए। एविडेंस की धारा 111 ये बताती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन या संव्यवहार हुआ है और सकृत दर्शन यानी कि प्राइमा फेसाई का मतलब प्रथम दृष्टिया मतलब कि सरसरी तौर पर देखने से ही वह जो संव्यवहार है अंतरात्मा के विरुद्ध प्रतीत होता है, गुड कंसेंस के विरुद्ध प्रतीत होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि क्या ऐसा संव्यवहार या ट्रांजैक्शन या संविदा कोई कर सकता है, तो हर एक आदमी यही कहेगा कि ये संविदा उचित नहीं है। तो न्यायालय ये अनुमान लगाकर चलेगा कि जिस व्यक्ति ने संविदा से लाभ उठाया है उसने असम्यक असर डाला होगा, यानी कि बुरा प्रभाव दूसरे पर डाला होगा, और सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जिसने लाभ पाया है। वह सिद्ध करे कि ये संव्यवहार गुड फेथ में हुआ था, दुर्भावना में नहीं। यानी कि एविडेंस की धारा अनुचित सौदों के मामले में जो लागू होगी वह कौन सी धारा लागू होगी? 111। इसी प्रकार फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट में इसको आइए और अनुचित सौदा देखा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण आपका गुरु चेला पर ही चला जाए, अभी बताया भी गया था। और आप लोग बताइए कि ये जो सौदा है ये उचित माना जाएगा कि अनुचित? यानी कि चेले के पास 1 लाख का घोड़ा था, जो मार्केट प्राइस थी वह 1 लाख की थी। गुरु ने चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दिया और 1 लाख का घोड़ा मान लीजिए कि 1,000 में खरीद लिया, यानी कि गुरु ने 1,000 में खरीद लिया। अब समस्या ये आई कि क्या ये जो सौदा है ये उचित है कि अनुचित है? तो आपका जवाब रहेगा ये तो अनुचित सौदा है, क्योंकि 1 लाख का घोड़ा कोई सामान्यतः 1,000 में नहीं बेचेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका किस सेक्शन में आएगा? पहला नियम याद रखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा ये 16 में आएगा और इसे हम कहेंगे क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुचित असर या बुरा प्रभाव या असम्यक असर। यानी कि गुरु ने चेले पर अनुचित प्रभाव डाला, असम्यक असर डाला और चेले से कह सकते हैं कि मैंने घोड़ा लेकर 1,000 में ही अनुचित फायदा उठाया है। तो धारा 16 में जो असम्यक असर है उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम या प्रभाव क्या होगा? तो ये कई बार बना है। इसका प्रभाव जो दिया गया है वह आपका संविदा अधिनियम की धारा 19A में दिया गया है। यानी कि 16 को जब भी पढ़िए रीड विथ यानी कि कोरिलेट करके पढ़िए। संविदा अधिनियम की धारा 19 से बता देती है कि 16 के तहत जो भी संविदाएं होंगी वह वाइडेबल होगी, शून्यकरणी होगी। यानी कि यह संविदा चेले को विकल्प मिलेगा और चेला चाहे तो इस संविदा को न्यायालय में चैलेंज करके संविदा को क्या करा सकता है? रद्द। तो अगर न्यायालय संविदा को रद्द करता है तो रद्द करने के बाद चेले को उसका घोड़ा वापस मिल जाएगा, लेकिन चेला भी तो गुरु से लाभ कमाया था। तो जब कोई शून्यकरणीय संविदा न्यायालय शून्य घोषित करता है तो न्यायालय आदेशित कर सकता है कि जो व्यक्ति लाभ पाया है वह लाभ क्या करे? वापस। यानी कि अपना हक मांगिए, लेकिन दूसरे का हक भी देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चेला अपना घोड़ा मांगे
लेकिन गुरु से जो 1,000 रुपया लिया है वह देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। तो जब कोई शून्यकरणीय संविदा शून्य घोषित हो जाती है तो लाभ की वापसी किस धारा में कराई जाती है? 64 में। तो सबसे उत्तम उदाहरण जो अनुचित सौदे का मिला आपका, वह जो उदाहरण मिला आपका असम्यक असर पर मिला। ये तीसरा देखा जाए, आपका पहली प्रयोज्यता थी पत्नी वाला, याद करते रहे। दूसरा आपका कौन हमने बताया? अनुचित सौदा बताया। अब तीसरे पर आइए। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत या चुनाव का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो तुरंत आपका पकड़ना चाहिए कि आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का प्रावधान क्या भारत में किसी कानून में है कि नहीं? तो निश्चित रूप से है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का जन्म हुआ वह इक्विटी की ही देन है। यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है, ये शुद्ध रूप से आपका धारा 35 जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करती है, ये शुद्ध रूप से आपका इस सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पर केस याद रखिएगा, 2-3 केस याद रखिएगा। आपका धारा 35 पर जो लीडिंग केस पूछा जाता है कूपर बनाम कूपर का, और आपका याद रखिएगा कौन सा केस है? कूपर बनाम कूपर। इसके बाद आपका यूपीजे में जो क्वेश्चन बना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू होता है, सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी पर लागू होता है। इसके बाद से आइए देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है क्या, ये सिद्धांत समझिए और कैसे इस सिद्धांत में साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत समाहित है। यानी कि अपना हक मांगो लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहो? तैयार। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन देखिए है क्या। मान लीजिए ये मकान है और इस मकान का जो मालिक है वह ए है। फिर एक बार देखिए, यह एक मकान है, इस मकान का जो मालिक है वह ए है। बी एक दूसरा व्यक्ति है जो इस मकान को अंतरित करने की परिकल्पना करता है, प्रबंधना करता है। और बी जो स्वामी नहीं है लेकिन इस मकान को एक विलेख द्वारा यानी कि एक डॉक्यूमेंट द्वारा सी को अंतरित करने की परिकल्पना करता है। तो बी ने जो परिकल्पना की है वह कुछ दशाओं में साकार हो सकती है, यानी कि ये परिकल्पना वास्तविकता में बदल सकती है। देखिए कैसे बदलेगी। बी विलेख ले जाता है, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पर वह सी को ट्रांसफ़र किया है वह डॉक्यूमेंट ए के पास ले जाता है और ए को कुछ लाभ देता है। लाभ यानी कि ए को कुछ पैसा देता है। अब ऐसी कंडीशन में जो संपत्ति का एक्चुअल ओनर है यानी कि असली स्वामी ए है, इसको दो विकल्प मिलेगा। या तो यह पैसा ले ले और विलेख पर क्या कर दे? साइन। तो जैसे ही ये विलेख पर साइन कर देगा तो बी ने जो कल्पना की थी वह वास्तविकता में बदल जाएगी और वह संपत्ति सी को अंतरित हो जाएगी। लेकिन बी ए के पास एक और विकल्प है कि बी से कहे कि हमारी संपत्ति तुमने कैसे बेच दी, हम इस विलेख पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कि ए हस्ताक्षर करने से डिनाई कर सकता है, तब सी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और माना जाएगा कि बी ने
कोई अंतरित करने की अंतरित ही नहीं किया है, यानी कि आपका। अब इसमें देखिए, अब ए ने क्या काम किया, ध्यान समझिए कि पैसा तो रख लिया लेकिन ब्लैक पर साइन ही नहीं किया। यानी कि आपका लाभ ले लिया और कह रहा है कि बी ने जो ब्लैक या दस्तावेज दिया है कि तुम साइन कर दो, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सी को, तो ए साइन ही नहीं कर रहा है। इसी को बिहार में जो पूछा गया था कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये सिद्धांत आपका किस में है, तो 35 टीपीए में है। और ये सिद्धांत आपका, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप मीठा मीठा हब हब तीखा तीखा थू थू, यानी कि आप लाभ पाइए और जहाँ हानि की बात है कह दीजिए कि मैं हानि नहीं बर्दाश्त करूँगा, ये संभव नहीं है। यानी कि अगर आप पैसा लिए हैं तो ब्लैक पर क्या करिए, साइन। अगर आपको नहीं मंजूर है ब्लैक पर साइन करना, तो जो बी ने आपको पैसा मैंने दिया है, उस पैसे को बी को क्या करिए, वापस। अब आप कहेंगे ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हमने बताया। अब इसमें जो आपको अप्लाई करना है, वह सिद्धांत अप्लाई करना है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए लाभ ले रहा है तो ए का कर्तव्य है कि बी के हक को भी मान्यता दे। यानी कि बी जो विलेख लेकर, दस्तावेज लेकर ए के पास आया है, उस पर साइन कर दे। यानी कि अपना अधिकार मांगो, यानी कि ए पैसा ले लेकिन बी के हक को भी क्या करे, मान्यता। यानी कि बी ने जो विलेख दिया है पैसा के साथ, उस पर क्या करे, साइन। और नहीं तो विलेख और पैसा दोनों क्या कर दे, लौटा दे। क्या ये यह कर सकता है कि नहीं कि पैसा ले ले और कह दे कि हम साइन नहीं करेंगे दस्तावेज पर, ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर तुम पैसा रख रहे हो तो तुम क्या करो, साइन करो, कानून ये कहता है। अगला देखा जाए आपका जो ये सिद्धांत लागू होता है, चौथा एप्लीकेशन है मार्गेज के मामले में, यानी कि आपका बंधक के मामले में। तो पहले बंधक का मामला देखिए तब तो बताया जाए। कल भी मैं बताया था, देखिए आपका बंधक के पहले मार्गेज का समव्यवहार एक एक मिनट बताया जाए। ए के पास ये जमीन है और इस जमीन को गारंटी के तौर पर बी के पास रखता है, गारंटी के तौर पे, और बी से 5 लाख रुपया उधार लेता है और वादा करता है कि इस तारीख को हम ये 5 लाख रुपया वापस कर देंगे, तो तुम हमारी ज़मीन को क्या कर देना, लौटा देना या वापस कर देना। तो इस समव्यवहार को मार्गेज कहेंगे आपका, यानी कि बंधक कहा जाएगा। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होती है। अब जब रकम शोध हो गई, यानी कि परिपक्व हो गई, देने लायक हो गई, तो ए बी को पैसा वापस कर दे और बी से अपनी ज़मीन क्या ले ले, वापस। यही तो नियम है। क्योंकि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, यानी कि ए ने 5 लाख रुपया लिया है तो ज़मीन बेचा नहीं है, दान नहीं दे दिया, मार्गेज किया है। तो मार्गेज का नेचर ये है कि जब एक बार ट्रांजैक्शन मार्गेज है तो उसे मार्गेज ही रहने दिया जाए, यानी कि विक्रय में कन्वर्ट न किया जाए। और मार्गेज का नेचर ये है कि जो ए है वह बी को पैसा वापस करे और अपनी ज़मीन क्या कर ले, वापस ले ले। मैं बताया भी था कि अगर ए के इस अधिकार पर कोई क्लाग लगाया जाता है, कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वे सारे प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखेंगे। यानी कि सारे प्रतिबंध क्या होंगे, वाइड, यानी कि शून्य होंगे। अब समस्या देखिए क्या उत्पन्न हुई। ए के पास जो समय था
मोचन कराने का, रिडीम कराने का, यानी कि बी को पैसा वापस दे और अपनी संपत्ति ले ले, वह समय बीत गया। तो जब समय बीत गया तो आप कहेंगे कि अब ए को हक ही नहीं है। तो जब समय कानूनन जो निर्धारित है वह बीत गया, तो अब इक्विटी काम करेगी। समय बीतने के बाद भी अगर ए न्यायालय में जाता है और कहता है कि हम बी का पैसा हजूर देने के लिए तत्पर और तैयार है और हमारी ज़मीन वापस दिलवाई जाए, तो यहाँ थोड़ा इस साम्या के सिद्धांत को समझिए। अगर समय बीतने के बाद या समय के अंदर ही ए कोर्ट में जाता है और कहता है कि बी के पास जो मेरी ज़मीन बंधक है वह ज़मीन मुझे वापस दिलवाई जाए, यानी कि ए अपना अधिकार मांग रहा है कि हमारी ज़मीन क्या की जाए वापस। तो आप बताइए, बी का भी तो कुछ अधिकार है कि केवल ए का ही है? बी ने कितना दिया था? 5 लाख। तो भाई जब तुम अपना अधिकार मांग रहे हो तो ये बी का 5 लाख रुपया तुम भी लौटाने के लिए तत्पर और क्या रहो, तैयार। अगर ए कहे कि हम 5 लाख रुपया नहीं देंगे, केवल हमारी ज़मीन दिलवाई जाए, तो न्यायालय ए के फेवर में फैसला देने से इनकार कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब तुम इक्विटी के आधार पर अपना अधिकार मांग रहे हो, तो जो दूसरे से लिए हो उसको भी वापस करने के लिए तत्पर और क्या रहो, तैयार। ये भाई न समझ में आ रहा हो तो एक बार बताइए, दोबारा समझा जाएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है और जब तक कि अंदर से आप नहीं जानेंगे थोड़ा समस्या मौजूद रहती है। आइए आगे देखा जाए आपका संविदाओं का विशिष्ट पालन के मामले में, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको भी अच्छे से जानना है। संविदाओं का विशिष्ट पालन थोड़ा डिटेल में पहले देखिए 2-4 मिनट, तब और देखिएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका यह सिद्धांत लागू होता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा जाए और तब अन्य बातें हम बताएं। देखिए, संविदा का विशिष्ट पालन जर्मी बेंथम के इस कोटेशन पर आधारित है कि जो वस्तु जिसकी है वह वस्तु उसे दे दी जाए, बदले में अन्य कोई वस्तु लेने के लिए बाध्य न किया जाए। यद्यपि न्यायालय अन्य चीज दिलवाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न्यायालय पहली वरीयता रखे कि जो चीज़ मेरी है वही मुझे क्या करे, दिलवाए। तो एक उदाहरण बना लिया जाए आपका, सबसे अच्छा है एक उदाहरण बनाया जाए। ए के पास ये मकान है और इसने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल किया या विक्रय का करार किया। विक्रय नहीं, इसको हम कहते हैं विक्रय का करार। बिहार में पूछा गया था पिछली बार आपका विक्रय और विक्रय का करार, ये दोनों शब्द आपका अंतर पूछा गया था मेंस में, और प्री में भी पूछा जाता है। ये टीपीए की धारा 54 में दोनों शब्द परिभाषित है, विक्रय और विक्रय का करार। विक्रय में जमीन बेच दी गई है और विक्रय के करार में अभी माने या विक्रय की संविदा में अभी जमीन बेची नहीं गई है, बल्कि केवल वादा हुआ है कि भविष्य में हम इस कीमत पर अपनी जमीन बेचेंगे। तो वादा तेरा वादा तो वही आपका है, वादा इसमें भी कराइए। ए बी से वादा करता है 6 माह बाद हम ये मकान तुम्हें बेचेंगे और इसके लिए एडवांस बी ने 5 लाख रुपया दे दिया है और 5 लाख क्या है, बकाया, यानी कि आधा पैसा ए को ट्रांसफ़र कर दिया है
और आधा पैसा बकाया है। अब देखिए, ये आपका बाद में वह मकान बेचने से इनकार कर देता है, तो बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा और कोर्ट से ये मांग करेगा कि हजूर, ए ने वादा किया था, ये अपना वादा नहीं निभा रहा है, अतः संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाए। अतः एक को आदेशित किया जाए कि वह अपना मकान हमें बेचे, क्योंकि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। हमने करार मकान के लिए किया था, खरीदने के लिए, न कि पैसा के लिए। अतः इसको आदेशित किया जाए कि वह ये मकान हमें बेचे। अब यहाँ आप ये कहेंगे कि ये सिद्धांत कैसे अप्लाई हुआ कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो आइए इस सिद्धांत को थोड़ा अप्लाई करिए। बी ए के खिलाफ मुकदमा करता है कि ये ए को आदेशित किया जाए न्यायालय द्वारा कि ये मकान बी को बेचा जाए। अब आप लोग बताइए, इस उदाहरण में बी अपना अधिकार मांग रहा है कि ये मकान मुझे दे दी जाए, तो ए का भी तो कुछ अधिकार हैं जिसे बी को मान्यता देनी पड़ेगी। तो बी के पास कितना, माने बी का कितना पैसा बकाया है ए का, बी के पास 5 लाख। तो बी का भी कर्तव्य है कि ए का जो 5 लाख रुपया बकाया है वह देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। अगर भी ये कहे कि हजूर, ऐसे हमें मकान दिलवाया जाए, और दूसरी बात कहे कि जो 5 लाख बचा है मैं नहीं दूंगा, तो न्यायालय भी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि जब तुम अपना हक मांग रहे हो तो दूसरे पक्षकार का भी हक देने के लिए क्या रहो, तत्पर और तत्पर। तुम मांग रहे हो कि हमें ज़मीन दी जाए, भाई 5 लाख रुपया क्या है, बकाया है, उसको भी तुम देने के लिए तत्पर और क्या रहो, तैयार। तभी तो तुम्हें ज़मीन मिलेगी। ये कहो कि हम 5 लाख नहीं देंगे, बकाया ज़मीन ही दिलवा दिया जाए, तो न्यायालय इनकार कर देगा। क्योंकि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना पड़ेगा, पालन। यानी कि बी अपना अधिकार मांगे, लेकिन एक ही अधिकार को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। अगला देखिए, आपका अगला आधार सूत्र की प्रयोज्यता आपका हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। अब आइए इसको देखा जाए, बहुत पूछा जाता है आपका। स्वत्व विलेखों के डिपॉजिट या जमा करके मार्गेज होता क्या है, यानी कि जो टाइटल डीड्स हैं, जो स्वामित्व के कागज पत्तर हैं, कागज कहिए, या जो स्वामित्व के दस्तावेज हैं, वह दस्तावेज डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि वह दस्तावेज रखा जाता है और मार्गेज किया जाता है। एक उदाहरण पहले देखिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ अच्छा बनता है, टीपीए में पहले जाना पड़ेगा और हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना है एक एक पॉइंटों से। अच्छे से इसको देखिए, फिर एक बार मार्गेज का ही संव्यवहार बनाना है। ए के पास ये जमीन है और इस जमीन का मूल कागज, यानी कि आपका मूल कागज किसके पास है, ए का। ए बी के पास है और बी के पास इस जमीन का मूल कापी डिपॉजिट करता है, रख देता है, और रख कर ये कहता है कि ये मूल कापी है, हमारे ज़मीन की है, ये मूल कापी रख लो, और इसके तहत हम अपनी ज़मीन तुम्हारे पास गारंटी के तौर पे बंधक रखते हैं, गारंटी के तौर पर, और तुम मुझे 5 लाख रुपया उधार दे दो। यानी कि ये अपनी ज़मीन का कागज किसके पास रखा, बी के पास, और बी से कितना उधार ले लिया, 5 लाख। अब पहला नियम जो पूछा जाता है कि
हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 58 के क्लाज एफ में, याद रखिए। यानी कि धारा 58 टीपीए की धारा 58 के किसमें दी गई है? एफ में, पहला जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस बंधक का लिखित में होना और पंजीकरण होना, रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो, तो वह हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक। जो नया क्वेश्चन इस समय बन रहा है कि किस बंधक को इक्विटेबल मार्गेज कहते हैं, सामयिक बंधक कहते हैं। ये वर्तमान समय में क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है कि किस मार्गेज को, किस बंधक को सामयिक बंधक कहते हैं। तो आपका जवाब रहेगा हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को ही सामयिक बंधक कहते हैं, क्योंकि ये साम्य पर ही आधारित है। अब अगला क्वेश्चन, कौन बंधक का प्रकार नहीं है? तो सामयिक बंधक कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि ये तो किसका उपनाम है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का। एक दो बार आपका बिहार और एमपी में भरमाया है कि कौन बंधक का प्रकार नहीं है। तो इक्विटेबल आपका मार्गेज, सामयिक बंधक कोई प्रकार नहीं है। हाँ, उपनाम है। किस बंधक का उपनाम है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का। लेकिन सतर्क रहिएगा, बंधक का कोई प्रकार नहीं है। तो कौन सा बंधक का प्रकार नहीं है पूछ ले, कई बार आ चुका है, सामयिक बंधक। भाई ये प्रकार नहीं है, लेकिन जैसे कि आपका मान लीजिए उपनाम होते हैं, जैसे कि आपका राहुल गांधी जी का उपनाम पप्पू पप्पू लोग कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बातें तो सही ही कहता है, लेकिन विपक्षी और आम जनता उसकी बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन कई बातें पप्पू क्या करता है, सही कहता है। जैसे मोदी जी को फेंकू कहा जाता है, तो फेंकते हैं कि 15 लाख आया कि नहीं, तो 15 लाख उनके जो परम भक्त हैं, माने अंध भक्त, भाई नाराज ना हो, ये नारा लगाते हैं कि 15 लाख क्या हुआ, आ गया, घर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो 15 लाख खाते में नहीं आया, तो दूसरे तरीके से हमें 15 लाख क्या हुआ, मिल ही गया। तो जितना ये फ्री का चंदन बांटा जा रहा है, इसी से दाम बढ़ रहा है ज़्यादा, तो सरकार पर भार पड़ रहा है। 80 70 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे फ्री में, तो जो वो पैसा राशन खरीदी है सरकार किसानों से, वह पैसा तो टैक्स बढ़ाकर ही तो वसूला जाएगा, कहाँ से आएगा? तो इसीलिए देख रहे हैं कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, इस कारण से भी दाम बढ़ रहा है। तो आगे देखिए आपका, फिर एक बार बैक हुआ जाए। अब आप कहेंगे कि इस ये जो हमने आपका मार्गेज बताया, आखिर इस मार्गेज में साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत कैसे समाहित हो गया? तो सिद्धांत समाहित कराइए। अब ए जा रहा है और बी के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, और बी से न्यायालय में ए मांग कर रहा है कि हजूर जो हमारा हक विलेख का दस्तावेज था, यानी कि जो हमारी मूल कापी थी स्वामित्व की, उसे बी से हमें वापस दिलवाया जाए। अब आप लोग बताइए, ये अपना अधिकार मांग रहा है कि हमें मूल कापी वापस दिलवा दिया जाए, तो ए को भी साम्य का पालन करना चाहिए, अर्थात बी से जो 5 लाख रुपया लिया है, ए उसको वापस करने के लिए तत्पर और क्या रहे दया, क्योंकि तुम अपना विलेख मांगो, लेकिन जो 5 लाख रुपया वापस लिए हो, क्या बिना लौटाए मिल जाएगा कि लौटाना पड़ेगा? तो इसी को तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि बी का पैसा क्या करो, लौटाओ। तो इसी को एक लाइन में कहते हैं कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अब आइए आपका ये
अगला देखा जाए इसमें आपका छः हो गए। सातवां देखा जाए आपका सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिफल। ये क्वेश्चन पिछली बार आपका बिहार जे में आया था और सेक्शन पूछा गया था। यानी कि फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए, हो सकता है रिपीट भी कर सकता है। पिछली बार बिहार जे में ये क्वेश्चन आया था कि जो सद्भावी धारक हैं, अगर वह संपत्ति में कुछ इम्प्रूवमेंट या सुधार किया है और उसे बाद में बेदखल किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका ये अधिकार है कि जितना सुधार में खर्चा किया है वह खर्चा उसे मिले, यानी कि वह खर्चा उसे दिया जाए। ये जो सिद्धांत हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 51 में समाहित है। तो क्वेश्चन का मॉडल ये बना था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में समाहित है? तो हम और भी सेक्शन बता रहे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन दिया था और उसमें एक सेक्शन आपका 51 भी दिया था। तो अंत में ये सिद्धांत माने प्रयोज्यता हो जाएगी, तब उसको भारत में अभी अप्लाई करना है। अभी ये नहीं कि भारत में पूरा बता दिया गया, बस भारत में एक एक आपका हर एक पर अभी क्या बताया जा रहा है, उदाहरण। क्योंकि सबसे व्यापक, सबसे बड़ा जो आपका मैक्सिम है यही मैक्सिम है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक बार देखिए, एक उदाहरण से देखिए। मान लीजिए ये मकान है, ध्यान समझिए, और ए इस पर कब्जा रखता है और ये समझता है सद्भावना पूर्वक कि ये हमारा ही मकान है, लेकिन दुर्भावना में नहीं, इसमें सद्भावना में। और एक मंजिला मकान बना था, उसके ऊपर एक और मंजिल बनवा देता है, 2 मंजिला। तब तक आपका बी आता है, न्यायालय में वाद दायर करता है और कहता है कि ये मकान मेरा है, अतः ए को हटाया जाए और मुझे कब्जा क्या किया जाए, दिलवाया जाए। न्यायालय बी के पक्ष में फैसला दे देता है, बी को मकान मिल जाएगा, लेकिन ए ने भी तो सद्भावना पूर्वक कार्य किया था, दुर्भावना में नहीं। और ऊपर की एक मंजिल क्या किया था, अपने पैसे से बनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि बी अपना अधिकार मांगे, यानी कि मकान मांगे, लेकिन ए ने गुड फेथ में सद्भावना में जो सुधार मकान में किया है उसका ए को पैसा वापस कर दे, यानी कि ए को क्या कर दे, पैसा वापस। क्योंकि जब भी साम्य के आधार पर न्यायालय से अनुतोष मांग रहा है तो ए के अधिकारों को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। यानी कि तुम अपना मकान लो, लेकिन जो व्यक्ति दुर्भावना में नहीं सद्भावना में उस पर पोजीशन रखता था, उस जमीन या मकान में कुछ सुधार किया है, तो ऐसी कंडीशन में उस सुधार का पैसा तुम क्या करो, वापस करो। क्योंकि अपना हक मांगो, लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहो, तैयार। ये याद रखें, सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए वह प्रतिफल पाने का क्या होगा, हकदार होगा। किस सेक्शन में, टीपीए के 51। ये किस सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अंतिम देखिए एप्लीकेशन अंतिम जो आपका एप्लीकेशन 8वां, बहुत लंबा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 8वां पॉइंट बताया जा रहा है प्रयोज्यता में। इक्विटेबल आपका स्टापेल, यानी कि आपका इक्विटेबल स्टापेल का मतलब होता है आपका सामयिक विबंध, या इसको हम कहते हैं प्रामिजरी विबंध, प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध।
देखिए आपका उत्तराखंड में नाम से भरमाया था। और जो बिहार और इत्यादि और यूपी राज्यों में क्वेश्चन बना है वह आपका 3-4 मॉडल से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। पहले वचनात्मक विबंध का सिद्धांत देखिए और तब आपका अन्य बातें बताई जाए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मेंस में भी पूछा गया, टिप्पणी में आपका प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। आपका नाम पहले याद रखिए क्योंकि नाम से ही लोग भ्रम जाते हैं। वचनात्मक विबंध को सामयिक विबंध भी कहते हैं, अर्ध विबंध कहते हैं, आपका कल्प विबंध कहते हैं, विबंध का कृत्रिम रूप कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टापेल कहते हैं, या न्यायालय द्वारा उत्पन्न विबंध या क्वासी स्टापेल, ये क्वासी भी कहते हैं। क्वासी स्टापेल का मतलब ये हुआ ये जो विबंध हैं ये न्यायालय द्वारा सृजित किया गया है और यह विबंध सरकार के कार्यों के विरुद्ध भी लागू होता है। तो प्रामिजरी स्टापेल है क्या, पहले एक उदाहरण द्वारा समझिए। उदाहरण अच्छे से देखिए भाई, आपका नए लोगों के लिए तो भाई साम्या जो एप्लीकेशन बताया जा रहा है तमाम कानूनों में, जो कुछ नहीं जानता है किसी कानून की धारा उसके लिए कठिन जरूर है, क्योंकि कहाँ एप्लीकेशन है इसका वह बताया जा रहा है और कंपटीशन देना है तो जानना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन जब कंपटीशन देना है तो ये बातें जाननी ही होगी और कोई उपाय इसका नहीं है। देखिए वचनात्मक विबंध देखा जाए। ए बी से गया चंदा मांगने, चंदा वाला ही उदाहरण देखा जाए। चंदा मांगने गया कि हे बी हम एक सराय का निर्माण कराएंगे, यानी कि आश्रय गृह का कराएंगे, शेल्टर होम का कराने जा रहे हैं, तुम चंदा दे देना, यानी कि आपका। तो बी ने वादा किया कि चलो मैं 500 रुपया क्या करूँगा, चंदा। अब समस्या देखिए यहाँ क्या है। ए ने अपनी ओर से कोई वादा नहीं किया है कि हम सराय बनाएंगे ही, बस चंदा मांगने पहुंच गया किसके पास, बी के पास। लेकिन बी ने अपनी ओर से वादा कर दिया है कि मैं 500 रुपया चंदा के तौर पर क्या करूंगा, दूंगा। अब आप लोग बताइए, वचन एक तरफ से दिया गया है कि दोनों तरफ से, एक तरफ। किसकी ओर से वचन दिया गया है, बी की ओर से। ए ने कोई वचन नहीं दिया कि हम बनाएंगे ही। तो पहला नियम याद रखिए कि वचनात्मक विबंध में जो वादा किया जाता है, प्रामिस किया जाता है, वह दोनों तरफ से नहीं होता बल्कि किसकी ओर से, एक ओर। अब आप कहेंगे अब पहले तो धारा 25 अप्लाई करिए संविदा अधिनियम, पहले 25 अप्लाई करिए। सेक्शन 25 संविदा अधिनियम की ये कहता है, न्यूडम पैक्टम पूछा भी गया था इसके पहले, प्रतिफल विहीन करार, प्रतिफल रहित करार, यानी कि जिस करार में कोई मूल्य न हो वह करार आपका शून्य होता है, वाइड होता है। बिहार में भी आया था पिछली बार ही, ये नहीं कि नहीं आया था कि वो अलग बात है कि वहाँ पूछ लिया था प्रतिफल रहित संविदा दे दिया था, वो अलग बात है कि क्वेश्चन गलत था। तो संविदा को वहाँ संविदा करार में ज़्यादा अंतर आयोग नहीं मानता। कई जगह आप देखेंगे कि करार को क्या लिख देता है बिहार आयोग, संविदा, लेकिन लीगल तौर पर संविदा नहीं है, क्या है, करार। तो जिस करार में प्रतिफल न हो वह करार धारा 25 संविदा अधिनियम के तहत क्या होगा, बातिल, यानी कि वाइड। तो इस उदाहरण में देखिए प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि बी ने वादा तो किया है कि हम 500 देंगे, लेकिन ए ने सराय निर्माण का
वादा नहीं किया, यानी कि बी ने प्रतिफल नहीं दिया, तो आप ये कहेंगे कि ये करार तो शून्य होना चाहिए। लेकिन आपका धारा 25 याद रखिए फिर से, कुछ करार ऐसे हैं जिसमें कि प्रतिफल तो नहीं है, फिर भी वह वैध माने गए हैं, संविदा माने गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अच्छा अटैक करता है कि वचनात्मक विबंध किस सिद्धांत का अपवाद है, तो प्रतिफल के सिद्धांत का। प्रतिफल का सिद्धांत क्या है कि जिस करार में कोई प्रतिफल न हो वह क्या होगा, शून्य। तो वचनात्मक विबंध किसके अपवाद स्वरूप उत्पन्न हुआ, तो प्रतिफल के सिद्धांत। यानी कि वचनात्मक विबंध में प्रतिफल न होने के बावजूद भी ये जो करार होगा वह वैध माना जाएगा। याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो कहीं कानून में है ही नहीं, तो ये जो विबंध उत्पन्न होता है, ये जो सृजित किया गया, ये न्यायालय के निर्णय से हुआ, यानी कि कानून द्वारा नहीं हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, न्यायालय ने निर्णय दिया उसके द्वारा। अब विबंध कैसे उत्पन्न होगा, थोड़ा सतर्क होकर आगे देखिए नियम। अब बी कब तक अपने वचन से मुकर सकता है, जब तक कि ए आपका सराय निर्माण की दिशा में कोई कार्य प्रारंभ न कर दे, तब तक बी को पावर है कि चंदा देने से क्या कर जाए, मुकर जाए। लेकिन जैसे ही बी ने उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ, वैसे ही अब कौन बंध जाएगा अपने वचन से, बी अब नहीं मुकर सकता। यानी कि जब तक ए अपनी स्थिति में परिवर्तन न कर दे, तब तक बी को ये पावर है कि वह चंदा देने से क्या कर दे, इनकार। लेकिन जैसे ही ए ने आपका मकान का कार्य शुरू किया, वैसे ही बी अपने वचन से बाध्य हो जाएगा। अब बी को मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये शुद्ध रूप से इस सिद्धांत पर ही आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो एप्लीकेशन था आपका वो समाप्त हुआ। देख ही रहे कितना लंबा चला, यानी कि प्रयोज्यता कितनी पढ़नी है, 8। अब आपका भारतीय कानूनों में अब किन किन धाराओं में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है वो भी अच्छे से देखना है। तो भाई चूंकि टाट भी पढ़ाना है